क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक देश जिसे दुनिया गरीब और पिछड़ा कहकर चिढ़ाती थी, वो साइकिल और बैलगाड़ियों पर रॉकेट के हिस्से लादकर सितारों को छूने की तैयारी कर रहा था? ये कहानी सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट्स की नहीं है, बल्कि उस सामरिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की है जिसे भारत ने दुनिया के दबावों के बीच अपने दम पर हासिल किया। आज के शानदार इसरो मिशनों की गूंज थुम्बा के उस पुराने चर्च में छिपी है, जहां वैज्ञानिकों ने अपनी पहली लैब बनाई थी। ये भारत के उस वैज्ञानिक रीढ़, साइंटिफिक स्पाइन की कहानी है, जिसने हर विफलता को सफलता की सीढ़ी बना दिया। इस महागाथा की शुरुआत आजादी से 3 साल पहले मार्च 1944 में हुई, जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जब भारत आजाद होगा तो उसे अपने विशेषज्ञों के लिए विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। भाभा ने भारत के भविष्य के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया, जिसे 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम कहा जाता है। प्रथम चरण, प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग कर बिजली बनाना और उप उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम 239 हासिल करना। द्वितीय चरण, प्लूटोनियम और भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग कर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR चलाना। तृतीय चरण, थोरियम आधारित रिएक्टरों के जरिए भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में अनंत काल के लिए आत्मनिर्भर बनाना। यही वो योजना थी जिसने भारत को परमाणु और अंतरिक्ष दोनों क्षेत्रों में एक करेंसी फॉर ऑटोनॉमी प्रदान की। 1960 के दशक में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने केरल के एक छोटे से गांव थुम्बा को चुना, क्योंकि इसकी भूचुंबकीय स्थिति रॉकेट लॉन्चिंग के लिए आदर्श थी। संसाधनों की इतनी कमी थी कि वैज्ञानिकों ने सेंट मैरी मैगदलीन चर्च को अपनी प्रयोगशाला बनाया। रॉकेट के नोज कोन और हिस्सों को साइकिलों पर ले जाया जाता था, क्योंकि उस समय भारी ट्रक उपलब्ध नहीं थे। यहीं पर एक युवा इंजीनियर का प्रवेश हुआ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम ने साराभाई के मार्गदर्शन में रॉकेट तकनीक की बारीकियों को सीखा और फाइबर ग्लास तकनीक जैसे स्वदेशी समाधान विकसित किए। 1969 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह भारत के अंतरिक्ष सपनों की परीक्षा थी। लेकिन तभी इतिहास ने एक और मोड़ लिया। साल 1971, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। इसी दौरान अमेरिका ने अपना परमाणु युद्धपोत USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। यह सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं थी, ये एक दबाव था, एक चेतावनी। उस पल भारत ने बहुत करीब से महसूस किया कि सुरक्षा में आत्मनिर्भरता कोई विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। इसी सोच ने आगे चलकर एक बड़ा निर्णय जन्म दिया। 18 मई 1974, पोखरण। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण किया। भारत अब परमाणु क्लब में शामिल होने वाला पहला गैर P5 देश बन चुका था। दुनिया ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने सिर उठाकर जीना सीख लिया था। इधर अंतरिक्ष के मोर्चे पर वर्षों की मेहनत के बाद 10 अगस्त 1979 को SLV-3 की पहली उड़ान का समय आया। पूरे देश की निगाहें आसमान पर थीं, लेकिन लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद एक तकनीकी खराबी के कारण रॉकेट बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। ये एक राष्ट्रीय झटका था। दुनिया भारत के इस महंगे फेलियर पर तंज कस रही थी। डॉक्टर कलाम अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने और उनकी टीम ने मलबे से सीखा, हर गलती का विश्लेषण किया और खुद को फिर से खड़ा किया। और फिर ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 भारत ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। उस दिन भारत ने सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था, उसने दुनिया को यह दिखा दिया था कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की शुरुआत होती है। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल था जो अपने उपग्रह खुद अंतरिक्ष में भेज सकते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसरो की सफलता ने ही भारत के रक्षा कवच को जन्म दिया। डॉक्टर कलाम ने महसूस किया कि जिस तकनीक से उपग्रह छोड़ा जा सकता है, उसी से देश की रक्षा के लिए मिसाइलें भी बनाई जा सकती हैं। इसी विजन के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम
IGMDP शुरू हुआ। SLV-3 की तकनीक से ही अग्नि और पृथ्वी ऐसी मिसाइलें विकसित की गईं, जिन्होंने भारत को रणनीतिक गहराई दी। इसीलिए डॉक्टर कलाम को न केवल रॉकेट बॉय बल्कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। साल 1998। भारत एक बार फिर तैयार था दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाने के लिए। लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ तकनीक की नहीं थी, चुनौती थी नजर से बचने की। आसमान में अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स हर पल पोखरण की रेत को स्कैन कर रहे थे। हर हलचल, हर गतिविधि उनकी नजर में थी। ऐसे में भारत के वैज्ञानिकों को सिर्फ परीक्षण नहीं करना था, उन्हें इसे छुपाकर करना था। इस मिशन की योजना इतनी गोपनीय थी कि इसे किसी फिल्म की कहानी समझा जा सकता था। डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर आर चिदंबरम, उन्होंने अपनी मीटिंग्स के लिए एक साधारण सा शादी का हॉल चुना, ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो। रेगिस्तान में वैज्ञानिक अब लैब कोट में नहीं, सेना की वर्दी में काम कर रहे थे। उनकी पहचान छुपाने के लिए उन्हें कोड नेम दिए गए। डॉक्टर कलाम अब बन चुके थे मेजर पृथ्वीराज और डॉक्टर चिदंबरम मेजर नटराज। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, आसमान से देख रहे सैटेलाइट को धोखा देना। रेत के टीलों को और वाहनों के निशानों को इस तरह मिटाया गया कि ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगे। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं था, ये था धैर्य, रणनीति और साहस का खेल। 11 और 13 मई 1998 पोखरण की धरती गूंज उठी। ये सिर्फ धमाके नहीं थे, ये था भारत का उदय एक परमाणु शक्ति के रूप में। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, भारत अब एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। लेकिन भारत ने एक और संदेश दिया, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हमारी शक्ति हमले के लिए नहीं, शांति के लिए है। डॉक्टर कलाम की वैज्ञानिक प्रतिभा और वाजपेयी का साहस जब साथ आए तो उन्होंने भारत को एक अभेद्य रक्षा कवच दिया। आज जब हम चंद्रयान को चांद पर उतरते देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी नींव थुम्बा के उस चर्च, भाभा की 1944 की उस चिट्ठी और 1979 की उस विफलता में रखी गई थी। भाभा, साराभाई और कलाम जैसे दिग्गजों ने हमें सिखाया कि विज्ञान केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, ये आत्मसम्मान और संप्रभुता की भाषा है। महानता कभी भी बिना गिरे हासिल नहीं होती। महानता गिरकर फिर से उठ खड़े होने, रेजिलियंस का नाम है। डॉक्टर कलाम का वो संदेश आज भी हम सब के लिए है। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें।